एक्टिविटी अब हम करने जा रहे हैं। आप सबने शायद बचपन में इसको एक्सपीरियंस किया भी हो। अ, तो हम करेंगे ये कि हम जो है ना आप सबको एक कमरे में डाल देंगे। ठीक है। फिर हम इस कमरे में जो है दो पार्टिसिपेंट्स को वापस लाएंगे, और एक पार्टिसिपेंट, पहले हम एक को लाएंगे, हम उसको एक कहानी देंगे। राइट, उसने वो कहानी कन्वे करनी है अगली पार्टिसिपेंट को, और फिर जो हम अगले पार्टिसिपेंट को देंगे उन्हें जो है ना फिर उन्होंने कन्वे करनी है, और सो ऑन ये कहानी आगे जाएगी। मगर चूंकि लोग ज्यादा हैं और अगर हम सब में करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे ये कि कितनी सारा भाई इसको 4 या 5 लोगों को हम वो कर दें। मेरा ख्याल है कि हम दो बना लेते हैं ग्रुप्स, ओके, 2 पेयर क्योंकि से कर इतने लेते हैं। वो ओके, ब्रेकआउट रूम्स बनाना भी मुश्किल हो जाएगा फिर वो। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि हम 2 ब्रेकआउट रूम्स बना लेते हैं, और हम जो है ना उन ब्रेकआउट रूम्स में एक एक करके लोगों को ऐड करते रहेंगे, और वो कहानी जो है एक दूसरे को रिपीट करेंगे। आप सबने शायद बचपन में ये इस तरह का वो किया हो प्रैक्टिस। और चाइनीज जो नया चाइनीज इंसान विस्पर आएगा, इसको कहते हैं ना। चाइनीज विस्पर कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो है कहानी जो है अगले नए वाले आने वाले को, जो लास्ट एंटर हुआ है वो उसको रिपीट करेगा, और हमने ये देखनी है कि ये कहानी ओरिजिनल से लेके एंड में कहाँ तक पहुंचती है। ठीक है। सब सब लोगों को समझ आ गई ना बात? जी। राइट। तो मुझे 2 मिनट दे दें, मैं ये ब्रेकआउट सेशन बना देता हूँ। 4। जी, मैंने कहा 4 चार बना रूम्स दूं? बनाएंगे ना। 4 बना दें। जी, 4 4 बनाते। अच्छा, मैं चूंकि एडमिन नहीं हूँ इसलिए मेरे पास ब्रेकआउट नहीं आ रहा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्या मैं आपको अभी एडमिन आप बना को होस्ट दे दें मुझे प्लीज। दे दिया। हाँ, ओके, दैट्स, जी जी, थैंक यू। ओके, 4, ओके, 4 ब्रेकआउट में हम मैनुअल असाइनमेंट, टोटल हम हैं 18 लोग। एक सेकंड। ओके, एक, दो, पहले 2 ब्रेकआउट रूम्स में आप आधे आधे पार्टिसिपेंट्स डालेंगे, फिर वो मेन रूम में आके बात एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, और फिर वो थर्ड और फोर्थ में जाते जाएंगे। एट अ टाइम एक ही बंदा एक बंदे से सुनेगा ना। हाँ वही मैं एक्चुअली उसको वर्कआउट कर रहा था कि हमको एक्चुअली 8 रूम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शंस, ऐड अ रूम, 4। हाँ ठीक है। आपने जब अपने मुतालिक बताया कि आप लॉयर है और आपको स्विमिंग आती है, और आपको एक और आपने क्या चीज बताई थी? बारिश में सुन एक रहे हैं। मिनट। हाँ, बारिश। तो मुझे यही लगा कि लॉयर आप लगी, मुझे मैंने कहा ये लॉयर तो लग रही है शक्ल से।
लेकिन आप जो है लॉयर नहीं थी। नहीं बिल्कुल। आपको बात बहुत पसंद है और आपको स्विमिंग भी आती है, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी वेरी नाइस। अच्छा, मजे का फन टास्क थी वो भी, गेस हाँ करना सबका। बिल्कुल बिल्कुल। चाय आपने रखी हुई अपने साथ? जी चाय पी रही हैं आप हाँ जी, या? मैं चाय बना के लाई थी क्योंकि मुझे शाम की चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है, तो जी जी, चाय। सही, जबरदस्त। देखिए अभी क्या आउटपुट होता है। हम मैसेज करें साथ में मैंने किया ग्रुप? मैसेज, तो हाँ हाँ, उन्होंने रिप्लाई किया कि हैवंट लिसन एनीथिंग येट। सारा ने वेट का कहा है, तो देखें, शायद कोई मना मतलब कर रहे हो वो लोग, हमारा सबर ही इसके अंदर चाहिए। तो आप कहाँ से हैं मुनज़्ज़ा? सॉरी मैं फर्स्ट क्लास में नहीं थी तो मुझे अंदाजा नहीं है। मैं मरी से थी शादी से पहले, मतलब हूँ ऑफ कोर्स, अच्छा, मरी आप पाकिस्तान। आवासी हैं? नहीं नहीं, हम खान हैं। कैसे खाने जो मरी से हैं? तो पहले एक्सप्लेन ये बात करें, मेरे ससुराली मरी के हैं। हाँ, मेरे अब्बू पठान थे ना, क्योंकि मरी ओह में सारे अब्बासी थे। राइट राइट राइट। हम्म, तो यानी आप मेरे क्लास में बहुत क्लास फेलोज अब्बासी हैं, हम्म, लेकिन थी, मगर मरी में हर कोई अब्बासी नहीं है। सत्ती पठान भी भी हैं, हैं, भी है, सत्ती भी है, एग्जैक्टली, हाँ। तो सिद्दीकी भी हैं। जी जी, शादी के बाद से शारजा में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हम्म, तो मरी में कहाँ से हैं आप? मरी, मेन मरी, सिटी मरी, जो अच्छा। मरी, जो माल रोड सारे जाते ही हैं, माल रोड, हाँ राइट, हाँ मरी में बिल्कुल बिल्कुल। इसी के निचला एक रोड अच्छा है अच्छा, वहां पे। ठीक ठीक। आप आपने भी नहीं बताया आप कौन से शहर से? मैं हूँ तो इस्लामाबाद से, और वैसे मैं पठान हूँ, और लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती, और मुझे बहुत अच्छी पहाड़ी मुझे आती है। क्योंकि अब्बासियों सेम में है। मेरी शादी होगी, और उसके बाद मैंने उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं के तौर तरीके से किया। तो अस्सलाम वालेकुम यमुना। मैंने वालेकुम अस्सलाम। मैंने ज़ैनब को बतानी है? जी मैं लीव करती हूँ, फिर आप बताएं। अच्छा सही, चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ने एक दूसरे को कहानी सुना दी है? नहीं, ज़ैनब अभी आई है तो मैं अभी इन्हें सुनाऊंगी। ओके, गुड गुड, ठीक है। बस ये चलो, जब आप इनको सुनाते तो आप दोनों फिर मेन मेन रूम में आ जाइएगा। सही है। ज़ैनब, वालेकुम। असद ने मायरा को कहा कि तुम्हारे आलू के पकोड़े मेरे पालक के पकोड़ों से तो अच्छे हैं, लेकिन फायजा के मिर्चों के पकोड़ों का कोई जवाब नहीं। सही। ये स्टोरी है। हाँ जी, बस यही थी। अच्छा जी ये, ठीक है, हम मेन रूम में चले जाए। जी प्लीज। जी ठीक। जी, जैनब भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। जैनब और यमुना दोनों आ गए। अ, चले हम वेट करते हैं इसका। ठीक है।
जी अली भाई, वकास थोड़ी सी भाई ने लोगों पता नहीं रूम देखा या नहीं, बाकी सब तो रूम से हो आए, वकास भाई शायद रहते हैं। नहीं, वकास भाई अभी आए, नहीं, मैं तो एक्चुअली वो एग्जिट बेसिकली कर गया था। हाँ रूम 7 से एग्जिट किया था मैंने, और उसके ठीक हो बाद गया, मैं एग्जिट कर गया। ठीक है, बाकी आ रहे हैं। ठीक। मेरे ख्याल से लोग ब्रेकआउट रूम में या तो फंस गए हैं या अली भाई आप म्यूट हैं, कुछ अगर आप लोग कुछ बोल डिस्कनेक्ट रहे भी हैं हो तो। गए हैं। अली भाई मैं की आवाज म्यूट आ हूँ। रही है? आवाज आ रही है अली भाई? अच्छा, जी अच्छा जी, सब लोग आना शुरू हो गए। वैसे तो ब्रेकआउट रूम सारे टूट गए ना। ओके, सब आ जाए तो फिर हम इसको ओके। डोर बंद कर दे। मैं उससे साथ ही बैठ जाती हूँ रात आई के। थिंक वी ऑलमोस्ट ऑल हियर। अच्छा जी, सबसे बंद कर आखिर दो। में कहानी अदनान भाई, आप चूंकि सबसे आखिर आपने कहानी सुनी थी एक कमरे में, वो तो मैं वहाँ खड़ा था, तो अब आप कहानी जरा सुनाएं हमें, कहानी थी क्या? जी, मैंने जो सुनी है वो मैं सुना रहा हूँ। कहानी थी क्या वो फिर आप बताएंगे। जी, इजाजत। जी जी। जी, मैंने जो कहानी सुनी थी उसका वर्जन किया था कि असद ने मायरा से कहा कि तुम्हारे पकोड़े अच्छे हैं, मगर आयशा के मिर्चों वाले पकोड़ों की क्या बात है, और आयशा के जो पालक वाले पकोड़े हैं उनको तो जवाब है। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, काफी एक्यूरेट थे आप। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, कहानी कहानी क्या थी भाई? ये कौन कौन सही कहानी किसके पास है? कौन कह सकता है कि इसमें मेरे पास सही कहानी है? जिस मतलब ऑब्वियसली जो फर्स्ट सबने सुनी होगी 4 लोगों ने, उनके अलावा कहानी क्या थी जी यमुना? मैंने कोच सारा से डायरेक्ट सुनी थी, और जो मुझे याद है वो ये है नहीं कि नहीं, आपने असद ने। डायरेक्ट नहीं, कोच सारा से डायरेक्ट सुनने वाले की बात नहीं कर रहा मैं, अभी तो अच्छा, ठीक। लोगों से उनकी कहानियां सुन रहा हूँ ना। हाँ, वरदा कह रही है वजीहा से सुने। अच्छा, वजिया से सुनो। ओके वजिया, प्लीज, क्या कहानी क्या जी थी ये? जी, स्टोरी ये है कि असद ने मायरा से कहा कि आपके आलू के पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं, मगर शाजिया के जो पालक के पकोड़े हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, मगर मारिया के जो मिर्च के पकोड़े हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहन गलत हो गया आपसे, नाम गलत है एक्चुअली। ये कौन बोला? वकास भाई। प्रकाश भाई जरा कहानी सुना यार, कौन सी कहानी थी ये? क्या कहानी है नहीं, यार? हम एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं, मैं नाम भूल गया हूँ। असद ने हाँ मायरा से कहा कि तुम्हारे पकौड़े अच्छे हैं, लेकिन आयशा के पालक के पकौड़ों का पकौड़े जो वो ज्यादा अच्छे हैं, और आयशा के मिर्चों के पकौड़ों का जवाब नहीं। ठीक हो गया। ओके। नंबर्स बदल रहे अच्छा हैं। यमुना, अब यमुना चूंकि आपने डायरेक्ट सुना है, तो जरा सुना दें कि सारा ने आपको क्या कहानी सुनाई थी। वो अब मुझे खुद कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं। असद ने मायरा से कहा कि तुम्हारे आलू के पकोड़े अच्छे हैं, मेरे पालक के पकोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन फायजा के मिर्च के पकोड़ों का कोई जवाब ही नहीं। अरे, दावेदार है कोई भाई सही कहानी का? यहाँ तो कोई मायरा है, कोई आयजा है, कोई कौन है ये एक्चुअली थे कौन लोग ये सारे, और पकोड़े किसके ज्यादा अच्छे हैं? यहाँ तो मिर्च के कंफ्यूजन हो पकोड़े गया से है। मारिया के अच्छा, मारिया भी है यहाँ के, पे। अच्छा मैं अब कहानी फायजा चूंकि के। मुसन्निफ मैं हूँ, तो मैं मुसन्निफ होते हुए मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। कहानी है, मायरा से असद ने कहा कि तुम्हारे आलू के पकोड़े आयशा के पालक के पकोड़ों से बेहतर है,
तो हैं मगर फाइजा के मिर्च के पकोड़ों का जवाब नहीं। तो फाइजा बन गई आयजा, मायरा बन गई मारिया, पकोड़े किसी के पता नहीं, वो समझ नहीं है कि असद पकोड़े मैंने बना रहा था कि मायरा आयशा बना रही। जवाब फाइजा के मिर्च के पकोड़े थे ना। तो कहानी से हमें पता क्या चलता है इस पूरी एक्सरसाइज से? पूरे एक्सरसाइज से ये पता चलता है कि जो बातें हैं उन सुनी सुनाई पे यकीन नहीं करना चाहिए। दे आर नॉट ट्रू, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू। दे नॉट ट्रू, राइट। और हमारी मेमोरी, अब देखें यमुना ने तो ओरिजिनल कहानी भी उलट कर दी क्योंकि इतने सारी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आते आते उनकी मेमोरी ने यार सही कौन सी थी, है ना। तो अब ये है कि मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इंटरप्शन आ रहा है जी। ओके, सो इससे हमें लेसन्स क्या डिराइव होते हैं? एक के भाई कहानी जो है वो एक तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड इतनी कहानी थी कि जो है ना, क्या था उसमें हमने जो अभी सीखा कि हमारी लैंग्वेज के बारे में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि पकोड़े, हाँ अरे कंप्लेन आप कर नहीं सकते, यस यही तो कमाल बात है कंप्लेन तो ममनू है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने ये देखना है कि सामने वाले की एक तो हमने बात वाज़े तौर पे समझी भी कि नहीं, राइट, क्लैरिफाई की कि नहीं, राइट, हमने आगे उसको पास ऑन कर दिया, राइट। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में राइट क्या था और हमने उसको किस तरह आगे बढ़ के अपने आप को कन्वे करना है कोई भी इंफॉर्मेशन। तो सुनी सुनाई पे ना जाएं और अपनी उन चीजों पे जाएं जो एक्चुअल है और क्लैरिफिकेशन मांगे दूसरे से कि एक्चुअल कहानी थी क्या, आपकी फीलिंग्स थी कैसी, मुझे लगा आप अली भाई कहना आप क्या कहने चाहते लगे, थे। मुझे लगा अली भाई आप कहने लगे हाँ? सुनी सुनाई पे ना जाएं, पकोड़े बना के खाएं। वैसे पकोड़े तो मैंने कहा आजकल मौसम चूंकि बारिशों का चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में वॉइस इंटेल, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो या तो आप हसास इदारों से जरा बच के रहें आजकल मॉनिटरिंग बड़ी हो रही है आपकी तो बहरहाल इस एक्सरसाइज से हमें ये होता है कि जो हमारी क्लैरिटी है सामने वाले को कन्वे करने की, क्या हम उसकी पेस पे काम कर रहे हैं। हमारा काम था स्टोरी आगे कन्वे करना, राइट, और सामने वाले का सुनने का, राइट। तो क्या हमने एक इफेक्टिव इनफ वो की कि सामने वाले को हमारी बात समझ आई, राइट। और जब तक हम सामने वाले को कहानी ना समझा सकें तो फिर हम अपने इमोशंस कैसे समझा सकते हैं जहाँ पे बड़ा एक माहौल टेंस हो गया हो, जहाँ पे चीज़ें आगे पीछे हो गई हो, राइट। तो अब हम ये करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स और आज का रिकैप करेंगे और फिर टेक होम असाइनमेंट। वैसे हमारे मर्द हजरात ने कंप्लेन की है कि हमारी बेगमात ने हमें लेटर लिख के नहीं दिया, राइट। तो और आप में से और हमारे पास तहफ्फुजात आए हैं कि जब मर्द लिखेंगे तो हम अपना लेटर देंगे, ऐसा ना हो हम ओवर कम्युनिकेट कर दें। अरे अरे यही तो मसला है। अब पहले कौन लिखेगा, इसमें तो फिर कोई भी नहीं लिखेगा, है ना। मेरा ख्याल है लिखे हुए हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है। वैसे मैं पता रात को ये सोच रहा था मुझे भी अपनी बेगम को लेटर लिखना चाहिए था ना, मैंने नहीं लिखा।
ये मेरी भी एक भूल थी, तो मैं आज इंशाल्लाह मैं भी लेटर लिखूंगा, राइट? वंडरफुल। ओके, चलें तो अब मर्द हजरात हम अपने कमरे में फिर से एग्जिट मारते हैं ताकि लेडीज अपनी डिस्कशन करते रहें और हम वहाँ पे अपना रिकैप करके और फिर टेक होम असाइनमेंट्स पे बात कर लें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच अली भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब। अच्छा, हाँ एक जी क्वेश्चन मेरा है मेरा। इस जी एक्टिविटी से एक तो हमने ये सीखा है कि हमें बगैर सोचे समझे आगे कोई बात नहीं करनी चाहिए, तो हम अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? इस एक्टिविटी से क्या सीख सकते हैं? मतलब इस एक्टिविटी से ये सीख सकते हैं कि एक तो जब इतनी ज्यादा बम्बारमेंट है ना मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन की, यहाँ पे सैफ भाई आना चाह रहे हैं, मैं 1 मिनट उन्हें इन करके ना उन्हें बता दूं कि उनका रूम अलग हो गया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। ठीक हो गया, नहीं उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक बंदे को दाएं बाएं से ऊपर नीचे से मिल रही है ना, तो एक बात तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जैसे अभी हुई कि बहुत क्लियर बात थी लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो गई क्योंकि मुख्तलिफ एंगल्स, इवन यमुना ने मेरे से डायरेक्टली सुना था, लेकिन जब बाकियों के व्यूज सुने तो यमुना खुद भी कंफ्यूज हो गई कि क्या बात सुनी थी, हालांकि इससे पहले यमुना कॉन्फिडेंट थी। तो एक बात इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखना कि अगर दूसरा बंदा कंफ्यूज हो रहा है तो वो हो सकता है क्योंकि आसपास से बहुत से आइडियाज की बम्बारमेंट हो रही है। सेकंड बात ये कि जब भी बात कम्युनिकेट करनी है तो मुकम्मल तौर पे करनी है और तब तक करनी है जब तक उसको समझ ना आ जाए। तीसरी बात, मुझे तवक्को थी कि जिन 2 लोगों को मैंने सुनाए थे आप लोग एक्टिव लिसनिंग का मुजाहरा करके मुझसे क्रॉस कंफर्मेशन जरूर करेंगे, आप यही कह रहे हैं, लेकिन क्रॉस कंफर्मेशन किसी ने नहीं की, ना आगे किसी ने की होगी, बस सुना और आगे पहुंचा दिया। तो ये जो एक्टिव लिसनिंग का मुशाहिदा था ना, क्रॉस कंफर्मेशन करने का, आप वाकई यही कह रही हैं, ये बड़ा जरूरी है। फिर तीसरी बात ये कि लिसनिंग का रूल एक ये है, कहा जाता है कि जब भी किसी को समझाना है ना तो 3 दफा कम से कम उसको बात जरूर वो बतानी है। पहली दफा बताएं जो आप बताना चाह रही हैं, दूसरी दफा उन्हें बताएं कि आप क्या बता रही हैं, तीसरी दफा उन्हें वो बताएं जो आपने उन्हें बताया है। दोबारा रिपीट करेंगी सारा? आप 3 दफा एक बात किसी को जो बात दूसरे को बता रहे हैं ना, उसको वो बात को 3 दफा दोहराएं। पहली दफा उन्हें बताएं, दूसरी दफा उन्हें बताएं कि आप उन्हें क्या बता रही हैं, तीसरी दफा उन्हें ये बताएं जो आपने उन्हें बता दिए। क्यों? वजह यह है कि हम सोशल मीडिया के और स्क्रीन एडिक्शन के एक ऐसे दौर के अंदर हैं कि हम बहुत आदी हो गए हैं बहुत जल्दी जल्दी अपने इमोशंस के अंदर एब्रप्ट चेंजेस के। वो जो कंसंट्रेशन स्पैन था ना, उसका बड़ा नुकसान हुआ इसमें। अब जो लोग अपनी तरफ से बहुत अच्छा सुन भी रहे होते हैं ना, मसलन हमारी जनरेशन, हमसे अगली जनरेशन तो बिल्कुल ही नहीं ना सुनती, और अगर ये कहा जाए कि वो नहीं सुनती तो वो वाकयातन नहीं सुनती, उसको आवाज भी नहीं आ रही होती क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा है स्क्रीन देख देख के। लेकिन हमारी जनरेशन में भी उसकी बहुत सारी तबाहकारियां बाम हो चुकी हैं, लिहाजा अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेशन एक जगह से बेहतर नहीं हो सकती, सिर्फ ये कहें कि अच्छी तरह कह दी तो बस हो गई, अच्छी तरह कह दी और अच्छी तरह सुन ली, 2 वेड प्रोसेस है ये, दोनों बेहतर करने पड़ेंगे।
अच्छी तरह कहनी भी पड़ेगी और अच्छी तरह सुननी भी पड़ेगी। सही। ठीक हो गया जी, जी। तो मुझे बताएं कि फिर लेटर्स कौन कौन लिख रहा है? मैं और मेरे हस्बैंड हम तो लिख के दे चुके हैं एक दूसरे को। वेरी नाइस। मैंने भी वंडरफुल वंडरफुल। लेकिन ये है कि लिखा ठीक है। मैंने ही पहले था। लिखा मैंने ही पहले था। मैंने कहा कि आप जब तक मुझे लिख कर नहीं देंगे मैं आपको नहीं दूंगी, चले लिखे। फिर उन्होंने लिखा। फिर मैंने उनके सामने ही रख दिया था। मैंने कहा जब लिख के मुझे देंगे फिर खोलना है आपने। फिर उन्होंने लिख दिया। फिर हम दोनों ने। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा जी, चलें जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्या आज सारे दिन में हमने बातें की हैं? कम्युनिकेशन पे बेसिकली हमने ज्यादा सीखा है आज कि हमने बिल्कुल खुद से कोई कुछ अज्यूम नहीं कर लेना, बल्कि क्लैरिटी के साथ बात करनी है। और अगर कुछ बिल्कुल गलत हो भी जाए तो कंफर्म कर लें, पूछ लें, सवाल कर लें। और आज जब क्वेश्चन एक्टिव लिसनिंग करें। और जब भी यानी कि स्ट्रेस को पहले खत्म करें, उसके बाद एम्पैथी शो करने की तरफ आए। जब तक स्ट्रेसफुल होंगे तब तक एम्पैथी शो करने की बजाय लड़ाई होने का चांस ज्यादा है। तो अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। बिल्कुल। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें? एक्टिव लिसनिंग के जरिए, और सारे जो बैरियर्स हैं उनसे बचकर, वो जो फिजिकल और जो सारे कल्चरल और इमोशनल पर्सपेक्टिव सारे और बैरियर। कितनी किस्म की कम्युनिकेशन होती है? 2 किस्म की, वर्बल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। और क्या क्या परसेंटेज होती है दूसरे को बात समझाने में इनकी? वर्बल 7% कम्युनिकेशन का 7% वर्ड्स की होती है, 38% जो है वो टोनैलिटी की, और 55% बॉडी लैंग्वेज की होती है। बॉडी लैंग्वेज की होती है। लिहाजा हमें जब भी बात करनी है 100% से बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज टोनैलिटी को पहले साथ अलाइन करना है अपने वर्ड्स के, और फिर बात करनी है ताकि उसका इफेक्ट हो। सही। अच्छा, वंडरफुल। मेरा एक क्वेश्चन था सारा, कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम ना चाहते हुए भी अपनी कुछ इमोशंस ऐसे आ जाते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज या इन सब चीजों को काबू में खुद नहीं रख पा सकते। तो मेरा ये था कि हम अपने ऊपर हार्ड हों, कितना हार्ड हमें अपने ऊपर होने की जरूरत है कि इन तीनों चीजों को अलाइन रखे हमेशा, या भूल चूक की गुंजाइश कितने % है ऑलमोस्ट, यानी कितना हार्ड मुझे हो पहले अपने ये ऊपर? बताएं। सही। मुनस्सा, मुझे पहले ये बताएं कि आपने CCH किया हुआ है? जी जी, किया तो हुआ फिर है। मुझे ये बताएं कि आपके हम में मैं कैसे आई? मैं तो अपनी बॉडी को और हर चीज को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखती हूँ। भाई इल्जाम तो ना लगाए ना। मैंने बहुत अरसे मतलब कॉन्शियसली मैं ही बोला था, पता नहीं आज कैसे निकला है, मैं वरना मैं ही बोल रही थी कॉन्शियसली चूज करके। सही। अच्छा, स्टिल कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर इंसान सबकॉन्शियसली बिहेव कर रहा होता है। अव्वल तो ये कि किसी भी चीज को सबकॉन्शियस का हिस्सा बनाना है, प्रैक्टिस। सबकॉन्शियस में कैसे चीज इंस्टॉल होती है? प्रैक्टिस से। अमूमन वो मौके जो बहुत खुशी, बहुत गम, यानी जहां पर इंसान अपने आप को कॉन्शियसली एक्टिवेट नहीं रखता ना, वहां पर उसके सबकॉन्शियस बिहेवियर। तभी देखा है कि वफात पे, खुशी के मौकों पे लोग आप पे से बाहर हो जाते हैं, या किसी की डेथ हो गई तो बहुत रो रहे हैं, चीख चिंगाड़ रहे हैं। कौन से लोग सब्र करते हैं? जो लोग आदी होते हैं अपनी जिंदगी में सब्र के, जिन्होंने जिंदगी में भी सब्र किया होता है ना, प्रैक्टिस से उन्होंने उस बिहेवियर को एम्बेड किया होता है अपने अंदर, वही ऐसे मौकों पे अपने उस बिहेवियर को शो करते हैं। सो प्रैक्टिस है सबकॉन्शियस के अंदर चीजें इंस्टॉल करने का। जब तक कोई बिहेवियर सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं बनेगा ना, वो आपका हर वक्त का बिहेवियर भी नहीं बनेगा। हर वक्त का बिहेवियर बनाने के लिए जरूरी है कि वो सबकॉन्शियस बिहेवियर, और सबकॉन्शियस बिहेवियर के लिए जरूरी है कि वो प्रैक्टिस के जरिए से इंस्टॉल किया जाए। सही। ठीक। और कोई सवाल? बेबी, ये हमारे मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद, बड़ा हो गया सारा, बजी 6 महीनों में। माशाल्लाह, बारक माशाल्लाह तबारक अल्लाह।
अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे वो वाली बात जो है ना कि पहले अपना स्ट्रेस कम करना है और फिर बात करनी है, वो मेरे ना जहन में अटक गई है। क्योंकि मेरा मोस्टली ये होता है कि मेरे हस्बैंड ट्रैवल करके आते हैं रात को घर, मतलब वो सारा दिन तो शहर भी जाते हैं, फिर वो यहाँ पे भी मुल्तान में भी क्लिनिक करते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और मैं भी सारा दिन अलग मतलब हस्बैंड से अलग रहने की वजह से काफी स्ट्रेसफुल हुई होती हूँ। तो उस टाइम पे बात भी तो करनी होती है ना, और उस वक्त बस हुई हुई होती है, यानी जैसे मैक्सिमम वो पीक टाइम होता है कि नींद भी आ रही है, थकावट भी है और बात भी करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर क्या कर सकते हैं? मतलब मुझे मुझे होता है कि बस वो आए, मैं उनको खाना दूं, बात करूं और बस सो जाऊं। ठीक तो हो गया, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर तो हम स्ट्रेस अगर मैनेज करने लग जाएं तो फिर तो यमुना किसी दिन अपने हस्बैंड से बात ही ना करे ना, क्योंकि रोज ही वो स्ट्रेस मैनेज कर रही होंगी। ऐसे के लिए क्या स्ट्रेस टेक्निक थी? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, अगर फौरी तौर पे 6 सांसें भी अगर आप ऐसी ले लें कि जो हमने कहा था कि जिसका एक्सेल लंबा हो उसके इनहेलेशन के निस्बत, तो वो आपको रिलैक्स कर देंगी। यानी फौरी मिनट टू मिनट आपके जो एक्शंस है वो आपको रिलैक्स भी कर रहे हैं और वो आपको एंजाइटी के अंदर भी डाल रहे हैं। स्क्रीन टाइम आपने जितना दूर लिया होगा ना उतना स्ट्रेस लेवल लो होगा, क्योंकि जितना भी जो स्क्रीन की चेंजेस है ना Based a वो lot with इंसान lot के of इमोशन पे things. स्ट्रेस डाल रही होती हैं। मिनट टू मिनट एक क्लिप देखा, रील देखी जो सैड कर रही है, अगला रील देखा जो एक्साइट कर रहा है, वो जो इमोशंस की बम्बारमेंट हो रही होती है ना वो बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएट कर रही होती है। तो आपने जितनी दूर देखा होगा स्क्रीन टाइम उतना आप यानी रिलैक्स होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि उससे पहले इंसान 2-4 सांसें 6 सांसें डीप ब्रीथ कर ले और उसके बाद बात कर ले? दूसरी बात हमने कही थी कि अपने बेड टाइम को रिलैक्सिंग टाइम बनाएं। अगर आपने बेड का माहौल ऐसा बनाया हुआ, जो मैंने लेवेंडर और इस किस्म की भी बात की थी, तो उस वक्त अगर आप कोई बात ऐसे कर रहे हैं लेकिन रिलैक्सिंग मोड में है, आसपास के तमाम फिल्टर्स भी आपको रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस बात को इजीली समझना पॉसिबल होगा। तीसरी चीज एक्सरसाइज बड़ा मूड को कंट्रोल रखती है। अगर आपने एक्सरसाइज की है दिन में किसी भी वक्त की है, लेकिन वो आपका कॉर्टिसोल लेवल इतना अच्छा मेंटेन रखेगी कि फिर आपको स्ट्रेस दोबारा उस तरह से नहीं होगी। और डाइट इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये जो जंक फूड्स का रिवाज है, जंक फूड बहरहाल एवरीवन नोस के बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। सिंपल डाइट के ऊपर आए और हेल्दी डाइट के ऊपर आए तो बहुत आसानी से स्ट्रेस मैनेज हो जाती है। अच्छा मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी वजीफा। मैम आप प्लीज ये बताएं कि हाउ टू डील और कम्युनिकेट स्पेशली विद द पेरेंट्स, बिकॉज दे आर फिक्स्ड अ लॉट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन अगर अगर बहुत 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 तरीके से अगर हम इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी अगर उनसे कम्युनिकेट करें, तो मुझे ये आंसर क्या इवन मुझे ऐसा फील होता है जैसे बड़े ऐसा समझते हैं कि अब आप हमें बताओगे, आपको क्या लगता है हम ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं करते। तो उनको डील करने का या कम्युनिकेट करने के आप कुछ टिप्स बताएं जिस पे हम वर्क कर सकें एज अ चाइल्ड। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं कह सकती हूँ, मैं रिलेशनशिप के मामले में आपको फिर भी एडवाइस दे सकती हूँ, मैं आपको बच्चों के मामले में फिर भी एडवाइस दे सकती हूँ। बच्चों के मामले में एक ही टेक्निक है, उनके सामने बच्चा रह के ही कोई मामला डील करेंगे तो ही वो आपकी सुनेंगे, आप उनसे बड़े होके नहीं कर सकते। सही कि यानी बच्चों के मामले में तो हम कुछ सीख जाएं तो हम कहते हैं कि नहीं अभी हमें समझ आ गया, हम इस टेक्निक को फॉलो करके इनसे डील करेंगे। पार्टनर के मामले में फिर भी हो सकता है, वैसे तो ये कि हर पार्टनर भी इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स के मामले में ये टेक्निक काम नहीं करती। पेरेंट्स के मामले में अमूमन अपनी चीजें सबमिट कर देना उनको,
कि देखें मैं क्या करूं, मेरे से टाइम नहीं हो रहा, कैसे अम्मी आपको भी टाइम दूं, कैसे ये करूं, वो सवाल पूछें। दे विल टेल देमसेल्व्स अब क्या करें। क्योंकि उस एज के अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके बहुत सारे मामला फिक्स हो चुके होते हैं, सबकॉन्शियस की हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स को हम उस एज में ब्रेक भी नहीं, अगर कोई इतना स्ट्रांगली विलिंग हो कि वो करना चाहे तो अलहदा बात है, लेकिन अमूमन जिस एज और जिस सिनेरियो में होते हैं उन्हें ब्रेक करना पॉसिबल भी नहीं होता और सेफ भी नहीं होता। जितनी सारी फिक्सेशंस हो गई होती तो हैं। मैम उनको मतलब बिल्कुल भी मतलब उनको साइलेंट हो जाए उनके मैटर्स में, बिल्कुल उनको नहीं हम मतलब उन पे वर्क करें या कर नहीं सकते? सारावा जी नहीं, आप उनको सारा जी मैं जी इसका जी जवाब दूं। जी असल में जरूर। जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका मामला बड़ा फर्क होता है। उनका मामला ना औलाद के साथ बहुत मोहब्बत का, शफकत का होता है। उनकी मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस जो हमसे होती हैं ना, वो क्या होती हैं? वो हमसे वक्त डिमांड करते हैं, हमसे मतलब एक होता है ना प्यार जो कि नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला प्यार होता है। मतलब वो कोई हमसे जो प्यार चाहते हैं, टेंशन चाहते हैं ना, वो 100% चाहते हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ अपने रवैयों पे हम काम कर सकते हैं, जिससे उनके रिएक्शन फर्क होते हैं। याद है सारावा जी, मैंने सदीद भाई से पूछा था कि मैं अपनी अम्मी को कैसे डील करूं। उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप अपने को चेंज करें, अपने आप को चेंज करती जाएंगी तो आप उनको भी चेंज करती जाएंगी। मेरा अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी डिफिकल्ट रिलेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 मंथ्स में, या मैं कह सकती हूँ इस साल में, बहुत बेहतरी आई उस रिलेशनशिप में, अक्टूबर से अब तक में। क्योंकि ये जैसा साराबा जी कह रही है ना कि सवालात करें, वो सवालात करें, उनसे अपनी बात डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें। हम अपने पेरेंट्स से ना कम्युनिकेशन बहुत कम कर दे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है पेरेंट्स की, हमारी कम्युनिकेशन लैक हो जाती है। जब हमारी कम्युनिकेशन लैक करती है तो हमारे पेरेंट्स उसको मिस करते हैं। तो आप उनको पॉजिटिव तरीके से अपना बात कम्युनिकेट करते रहें, और जो वो आपसे चाह रहे हैं ना, उसमें सबमिसिव रह के कहें ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं हम ऐसे ही कर देते हैं। फिर देखें, वो नहीं कहते होते कि अगर आप उनके साथ नहीं रह रही तो आपके पास काफ़ी स्पेस होगी अपनी मर्जी करने की। वो आपसे नाराज़ होती हैं, कोई बात है जो आप नहीं कर सकती, कोई भी बात हो सकती है, तो आप उन्हें बहुत आराम से कहें कि हाँ अम्मी गलती होगी, चले अब कोशिश करूँगी, चले अब कोशिश करूँगी। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मामला दुरुस्त हो जाते हैं। होपफुली वजी आपके शायद सवाल का जवाब आपको मिल गया। वजिया में साथ एक बात आपने जो कही कि अब आप बिल्कुल खामोश हो जाएं उनके मामले में, उन्हें कुछ ना कहें, ये मैंने नहीं कहा। आप खामोश ना हो, आप उनसे बात करती रहें और उनके प्रॉब्लम्स उन्हीं से डिस्कस करें। मसलन ये कि मुझे किसी ने कहा कि बच्चों पेरेंटिंग के लिए स्पेशली ना, ये टेक्निक आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं कि बच्चे जो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, जिस चीज में आप देख रही हैं मसला है, उसको सॉल्व करना है ना, तो बच्चे को अपने बराबर एडल्ट बनाएं और एक रोल प्ले गेम खेलें। मैंने ये खुद अपने बच्चों के साथ किया और इसका बड़ा बेनिफिट हुआ। मसलन मैंने अपनी बेटी को मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, बेटा लाइट ऑन करते हैं, सारी ऑन करते हैं। मैं कपड़े प्रेस करी थी और मैंने अपनी बेटी से कहा कि समझो आप मेरे घर मेहमान आई हो। ओके, ऑन करो बेटा। आप मेरे घर मेहमान आई हो और उसके वो बिल्कुल उसी सिचुएशन पे है, वो उसी बिल्कुल स्टेटस पे है जिस पे मैं हूं। मसलन ये कि वो उसके भी बच्चे हैं और यानी वो मेरी हमसाई है और उसको सेम वही हालात हैं जो मेरे हैं। तो मैं उससे बात करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, आपके बच्चों का क्या हाल है, आपके बच्चे नहीं आए, आए ना बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फला फला। वो अब आगे जवाब दे रही है और वो खुद इंजॉय कर रही है गेम में ही ना। तो मैं कहती हूँ अच्छा तो फिर किधर हैं आपके बच्चे, वो साथ नहीं आए, वो ये फला फला फला। अच्छा और सुनाए, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, छुट्टियां ना, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो कैसे मैनेज करती हैं फिर आप? तो वो कहती है क्या मैनेज करना है आपने? मैंने कहा नहीं मतलब पूछ रही हूँ कि आपके बच्चे, छुट्टियां है ना, मेरे बच्चे तो जैसे रात को सोते ही नहीं है ना,
सुबह फिर इतनी देर तक सोए रहते हैं, इतना मसला फिर मुझे फजर में उठाने में भी होता है और ये भी होता है और वो भी होता है। तो आप कैसे अरेंज कर, आपकी भी छुट्टियां हैं ना बच्चों की, तो आप कैसे कर रही हैं? तो वो खुद बताना शुरू हो जाती है। फिर उससे पूछेंगे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, वो खुद बताएगी जो उसके अंदर है। बच्चे अमूमन कह कुछ और बात रहे होते हैं, उनकी बैक ऑफ माइंड और बात होती है। इस गेम के अंदर वो आपको वो बातें बताएगी जो बैक ऑफ माइंड है। इस तरह सेम यही सिनेरियो पेरेंट्स के साथ भी बड़ा काम आता है कि आप उनके सामने अपना प्रॉब्लम रखें। मम्मा मेरी फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके बारे में इतने पॉजेसिव हैं कि उसको बिल्कुल, सपोज आपका ये मसला है, तो वो इतने ज्यादा पॉजेसिव हैं कि वो बिल्कुल अपनी जॉब और ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो कल मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे टाइम मैनेज किया करूं ना। देखना आपके पेरेंट्स खुद बोलना शुरू हो जाएंगे कि उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना। इंशाल्लाह। जो यमुना का क्वेश्चन था कि पेरेंट्स के साथ बाउंड्री सेटिंग, तो इसका कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है कि पेरेंट्स के साथ बाउंड्री सेटिंग कैसे की जाए, क्योंकि बहरहाल वो तो रिलेशन ही सबमिशन का है। तो मैं इसके मामले में ज्यादा नहीं जानती। मेरा ख्याल है कि ये किसी भी से पूछ लें, शायद वो ज्यादा बेहतर इसका आंसर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। अलबत्ता ये है कि हाँ, जितना आप अदब और उसमें रह के, क्योंकि हदीस भी हमें यही मिलती है ना, तुम और तेरा माल सब तेरे बाप का है। तो बहुत हद मतलब तक पेरेंट्स मतलब मेरी दोनों पेरेंट्स हैं, मतलब इन फादर इन वो भी और अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो भी, वो मैं उनको भी समझती हूँ, वो भी उसी कैटेगरी में है। तो मसला ये है कि जैसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में जो हम अचीव करना चाह रहे होते हैं, और उन गोल्स को वो अंडरस्टैंड नहीं करते, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनको मैं कसूरवार नहीं कह रही, लेकिन उनके रोकने से मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है मैं उस तक नहीं पहुंच पा रही। तो उस सिचुएशन में सिर्फ कुछ ऐसा मैं पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा है तरीका के रिस्पेक्टफुली मैं अपना गोल भी अचीव कर लूं और उनको समझाना भी ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे कोई डिबेट करूं या उनको समझाऊं, क्योंकि वो इस एज में आके उन चीजों को उस तरह नहीं समझना चाहते या अपने अपने पैटर्न्स को करना चाहते। तो सवाल ये है कि जब वो रुकावट पैदा करें तो उस टाइम पे वो क्या तरीका है कि मैं फिर भी अपने गोल्स को अचीव करती रहूं। सवाल ये है कि आपने अपने गोल्स उन्हें इस तरह से बताने ही क्यों हैं? गोल्स तो आपने खुद अचीव करने हैं ना, आपको सिर्फ टाइम चाहिए। तो अपना उस टाइम को स्पेयर करें। हर हर बात कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। जैसे वो आता है ना सूरे इब्राहिम में ना, वली तकूल उफ़िन लहुमा, जब वो उनके सामने उफ भी ना करो। उसकी तफसीर में उलमा ये बात लिखते हैं कि उफ ना कहने का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद जब वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत इन्फ्लुएंसिव नहीं रहे ना, तो अब अपने प्रॉब्लम्स की उफ भी उनके आगे नहीं करो। जब वो कुछ कर नहीं सकते ना तुम्हारे प्रॉब्लम्स के लिए, इसलिए कि दुखी वो होंगे, तो बहरहाल तुम उनकी प्रॉब्लम्स की उफ भी ना करो उनके आगे। तो जब आपके गोल्स आपने अचीव करने हैं, उनका उसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर आप अपने रोल्स उनको बताने। ऑल व्हाट यू वांट इज द टाइम एंड द कमिटमेंट, जो कि आप ही को करनी है। टाइम मैनेज करना आपका अपना प्रॉब्लम है, आपका अपना मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी आप उतना टाइम मैनेज। पेरेंट्स को टाइम तो देना ही देना है ना, वो 2 घंटे तो देने ही देने हैं, वो टाइम दे, बाकी दिन भर अपना मैनेज करें। जरूरी नहीं कि आपके गोल्स आपके पेरेंट्स तक वैसे कम्युनिकेटेड हों। और जब यानी साथ अगर तो उस टाइम पे तो हमारी रूटीन्स उनके हिसाब से चल रही होती हैं, जब हम पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें समझा भी नहीं हम सब होते, और वो करना भी हो रहा होता है, तो वहां पे फिर कैसे हम कर सकते हैं? बहुत टफ उस पे चले गए हैं। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन के पे ऊपर वापस आते हैं। ये इस डिस्कशन को हम फिर किसी और दिन किसी तैयारी के साथ करेंगे तो शायद ज्यादा फ्रूटफुल कर लें। मुझे सिर्फ यमुना इतनी सी बात समझ आती है
कि उनके सामने अपना प्रॉब्लम फ्री हैंडेडली रख के देखे, मैं ये करना चाहती हूँ। अगर वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो बंदा ये बात कह सकता है कि आपने बहुत सारे खेल भी तो मुझे खेलने दिए हैं जो आपको नहीं पसंद थे। मट्टी से खेलना, गन बजता था, आपको नहीं पसंद था, आपने खेलने दिया ना, उससे मैंने सीखा, मैंने एंजॉय किया, वो मेरी मेमोरी में है, तो मुझे ये भी कर लेने दें। और पेरेंट्स अमूमन करने दे भी देते हैं, बस ये है कि हम उनके वक्त का हर्ज ना करें बीच में। अगर उनका वो वक्त उनको देते रहे ना, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो लिहाजा उसको हक भी है, ज़ाहिर वो देना है, तो वो तो प्रायोरिटी है भी। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कम्युनिकेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर चलते हैं होमवर्क की तरफ। जी कम्युनिकेशन की समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल। अच्छा जी, होमवर्क्स की बात करें तो मैं आपको आर्टिकल एक भेजूंगी इंशाल्लाह, उसको पढ़ना है। जैसे पिछला आपको वो दिया था ना मैट्रिक्स समझने के लिए, तो वो भी सिर्फ समझने के लिए नहीं था, उसका यही मकसद था कि उसको अप्लाई किया जाए। तो ये जो टेक होम असाइनमेंट है ना, ये भी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होगी, इससे अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकालने होंगे जो भी करने हैं। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा वर्कशीट, रीडिंग असाइनमेंट हो गई एक। दूसरी चीज है वर्कशीट। वर्कशीट मैं आपको शेयर कर देती हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर, वो सेल्फ असेसमेंट की एक हमने वर्कशीट बनाई है। उसको आप लोग अगर फिल करें डेली बेसिस पे और फिर अपने आप को देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और बेहतरी आ रही है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी कि आपने कहाँ कहाँ किन किन एरियाज के अंदर काम करना है। और तीसरा होमवर्क ये है कि जो हमने जर्नलिंग शुरू किया उसमें आपने रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है, डेली रिफ्लेक्शंस लिखनी है कि आज मेरी कम्युनिकेशन कितनी दफा में मजीद एक्टिव लिसनिंग थी, कितनी दफा में मैं वो कम्युनिकेट कर पाई। क्योंकि हमने कहा ना कि कम्युनिकेशन के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, द वर्ड्स, हाउ आई से एंड व्हाट अदर पर्सन अंडरस्टैंड, दूसरे को क्या समझ आई है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग भी उसकी वही डेवलप हुई है जो मैं कहना चाहती हूँ, इसका मतलब है परफेक्टली डन। और कितनी जगह पे वो नहीं हुई, वो भी उससे आप वो ग्राफ बना सकेंगे, जितनी जगह पे आपको बेहतरी लानी है। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन हो किसी का? मुझे क्वेश्चन ये करना है कि बच्चों के साथ जो 7+ हो जाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बड़ों के हिसाब से हो जाती है, क्या डिफरेंस आ जाता है? अगर आप तो थोड़ा सा असिस्ट करते हैं। वैसे तो जो 7 इयर्स से ऊपर, अगर हर बच्चे के हिसाब से भी डिफरेंट होता है ना कि कोई बच्चा कितना मैच्योर है। अमूमन तो कहा यही जाता है कि 7 साल तक बच्चा सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, उसके बाद वो कॉन्शियस किस्म की डिस्कशन शुरू हो जाता है। लेकिन हर बच्चे के हिसाब से भी डिफरेंट होता है कि वो अभी के स्टेज पे स्टैंड करता है। कुछ बच्चे 7 के फौरन बाद भी इतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन बहरहाल हमें अपना पैटर्न डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए 7 के बाद। एडल्ट वाला के अब हम उससे जब बात करेंगे तो हम मुकम्मल बात करेंगे, उसे अपनी बात समझाएंगे कि हम एक्चुअली चाहते क्या है। थैंक यू। बस ये है कि बहुत ज्यादा बैरियर जैसे आ जाता है, वैसे मुझे फील हो रहा है। सो ऑलरेडी मुझे ये होता है कि मेरे पार्टनर के साथ तो मेरी कम्युनिकेशन जो है वो आस्ते आस्ते शुरू हो रही है, लेकिन बच्चों के साथ अभी तक मुझे इशू नहीं आया था। लेकिन अब बार बार जब से मेरी बेटी 7+ हुई है, तो बस एक ही चीज है, कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। शायद मैं ज्यादा बोल रही होती हूँ, या मैं जो भी बोल रही होती हूँ वो उसको वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती। आज ही सुबह की बात है, मैंने कहा कि बेटे मेरे सेशन है, आप इनको बच्चों इसको लेके चले जाएं। और फिर चूंकि उसने नो कहा, तो मैंने कहा मैंने आपकी पसंद का नाश्ता बना कर रखा हुआ है। तो जवाब आया, आपने तो लालच दे दिया मुझे। I was like, really? लालच नहीं दिया बहन, मैंने आपको कहा कि मैंने भी आपकी पसंद का नाश्ता बना के रखा हुआ है, आप बस ये वाला काम कराएं तो आके वो नाश्ता भी कर लें। तो मेरा भी सेशन हो गया होगा, फिर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको पता है। बहरहाल सुबह उठते ही शी फील्स वेरी बैड, और कम्युनिकेशन जो है वो बस कुछ भी बोलना
मेरे लिए कुछ भी मसला बन जाता है। वरना आप उससे फादर ना ये वाली गेम खेलें जो मैंने आपको अभी बताई है ना, और उसमें उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यानी उसको ना अपने बच्चों के मसाइल, उसको ऐसा एडल्ट बना के उससे अपने बच्चों के मसाइल डिस्कस करें। आपके साथ कभी आपकी बेटी ने ऐसी कोई बात की है? मुझे मेरी बेटी ने ये बात की, मुझे समझ नहीं आई इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रही है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? प्रिटेंड प्ले की तरह से मैं कर दूंगी इसको। अभी तक मैं सिर्फ डिस्कशन जैसे बड़ों के साथ करते हैं, जैसे कल मैंने डिस्कशन नहीं थी, वैसे ही खाना खाते वक्त ना किसी बात पे कि मुझे ये पसंद नहीं है छोटे बहन भाई वाला, मतलब ये लोग खा गए सारा, इस तरह से करके ना, तो मैंने कहा कि नहीं, कोई और बात थी जिसमें नेगेटिविटी आ रही थी। तो मैंने कहा कि मैं तो पता है कैसे देखती हूँ चीजों को, मेरे दो एस्पेक्ट है चीजों को, मैंने सीखा है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक नेगेटिव है। जैसे मेरे से नहीं आता किसी वक्त, मेरी स्टडीज थी, जब मेरी शादी हो गई फिर आप पैदा हुई, ये बात उसको पहले से भी पता है। मेरी स्टडीज में अचानक हुई, फिर मेरी शादी हुई तो आप पैदा हो गई। जब छोटी सी थी ना, तो इसलिए मैंने कहा पहले आप बड़ी हो जाओ फिर मैं पढ़ूंगी, क्योंकि उसका होता है कि आप क्यों पढ़ रही हैं, आप सोने पर हैं, आप क्या हर वक्त सेशन लेती हैं। तो मैं उसको क्लियर किया क्योंकि मेरी स्टडीज भी जरूरी है, मैंने स्टडीज छोड़ दी थी जब आपका ब्राडअप हो रहा था। तो वो जो चीज है ना वो उल्टी बढ़ जाती है बस का। तो मैंने कहा कि मतलब दो चीजें हैं ना, अब मैं या तो ये कहूँ कि वो इतने बच्चे हो गए मैं पढ़ नहीं पा रही, तो ये तो नेगेटिव चीज है। मैं कहती हूँ अल्लाह आपका शुक्र है कि मेरे इतने प्यारे प्यारे बेबीज आए, एक से बढ़ के एक इतना जबरदस्त ह्यूमन आया, और अल्लाह ताला ने मुझे कैपेबल बना दिया कि मैं आप सबको रेज कर रही हूँ, साथ में खुद को भी रेज कर रही हूँ। और आपको पता है आप लोग पढ़ रहे हैं साथ, मुझे भी और शौक आता है पढ़ने का। तो पहला उस वक्त आंसर यही आया कि अच्छा आपको पढ़ने का शौक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने कहा अच्छा आंटी है, मुझे तो पढ़ने का शौक है, क्योंकि उससे मेरी और एबिलिटीज ना डेवलप होती हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका वो हाई इमोशन आया, तो उसमें यही आया कि मुझे ना इतना सख्त गुस्सा है कि ये सारे बहन भाई पैदा ही क्यों है। तो मेरा ही जो जुमला कैप्चर करके ना तो मुझे मुझे बस एक ही बात है कि ये क्यों पैदा हुए हैं, ये ना होते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। मैं चल तो मैं जो है ना, फिर मैंने अगेन कॉन्शियस हो गई कि भाई यार मतलब जो भी मेरी इस तरह की चीज होती है डिस्कशन, उसके अंदर से जुमला पकड़ के फिर नया मसला बन जाता है। सो आई नो कि ये बहुत एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि थोड़ा सा कोई ऐसी टिप आप मुझे दे सकें जो कि मतलब मेरी मेरी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेसेस के अंदर से एक बहुत बड़ा स्ट्रेस ये है कि उसके साथ हर वक्त सोचते रहना कि कैसे बोलना है, बिकॉज जो भी बोलो एक नया जुमला आ जाता है। तो रोल मॉडलिंग एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्वेश्चन हो रही एग्जैक्टली है ऐसा ही है, बच्चों के साथ सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको इस चीज पे कन्फेस करते हैं कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट लाएं। सेकेंडली आपने उससे उस एज में ये बताना ही क्यों है कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत पढ़ना चाहिए और बहुत। आप जब 7 साल की थी आपको तब भी क्या पढ़ना पसंद था? स्कूल की स्टडीज में वैसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। स्कूल की स्टडीज नहीं थी ना अभी तक, उसको एक तारुफ ही इस पढ़ाई का यही है कि स्कूल की स्टडीज। तो अगर उसको नहीं पसंद आ रहा तो इसमें हर्जी क्या है? आपको भी तो नहीं था ना, सबको नहीं होता। जब तक इस एज की अवेयरनेस आती है कि हाँ यार पढ़ने से ये फायदे होते हैं, पढ़ने से ये होता है, तो फिर इसका फायदा होता है, वरना तो कम ही लोगों को होता है। अच्छा हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, 7:06 हो गए हैं। सही, वैसे दैट्स नॉट अ कंसर्न। वैसे ये मैं गुफ्तगू का पार्ट बता रही हूँ कि जब सुना कि अच्छा मुझे वो पढ़ने का, क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चन नहीं था कि आप क्यों पढ़ती रहती हैं, आपको क्या जरूरत है पढ़ने की, आप तो बड़ी हो गई हुई हैं। तो आई डोंट नो उसने कहाँ से अकीदा अपनाया, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि भाई मुझे पढ़ने का बहुत बच्चे आसपास के लोगों से भी इस किस्म की चीजें सीख लेते हैं। आपको तो पता है कि बच्चा रोल मॉडलिंग को कितना ज्यादा वो फॉलो करता है। अल्लाह हाफिज ज़ैनब। तो इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरी मॉडलिंग ही क्वेश्चन हो रही है, रोल मॉडलिंग ही क्वेश्चन हो रही है मेरी सबसे ज्यादा। मतलब मैं खुद को क्वेश्चन यही कर रही हूँ कि रोल मॉडलिंग के अंदर मेरे कम्युनिकेशन तो मैंने कर लिया, अदरवाइज मेरा जो पूरा लाइफ स्टाइल है, पूरा डे है, उसको बार बार मैं रिव्यू कर रही हूँ।